वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन मिल्टन की जिस पॉइम को पढ़ेंगे उसका टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट। आज के लेक्चर में हम जस्ट इस पॉइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी का एक इंग्लिश पोइट था और इस दौर को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। ये पॉइम यानी पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। अगरचे इस दौर में जॉन ड्राइडन ने भी एपिक्स लिखी, लेकिन जो शोहरत और जो पजीराई पैराडाइज लॉस्ट को मिली वो किसी और पॉइम के हिस्से ना आ सकी। जैसा कि अपनी बुक 1 में ही जॉन मिल्टन ने बता दिया था कि इस पॉइम को लिखने का मकसद है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी इंसान के लिए खुदा के रास्तों को जस्टिफाई करना ही उसका मकसद है। और ये पॉइम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, यानी ये बेसिकली एक बिब्लिकल स्टोरी है, बाइबल का एक वाक़या है जिसे पोइट ने इलेबोरेट करके अपनी इस पॉइम में बयान किया है। अगर हम इस पॉइम का थीम देखें तो इसमें जो इंसान है इसकी फ़र्स्ट डिसओबीडियंस और इसका जो फॉल था, यानी इंसान को हेवन से उठाकर इस ज़मीन पर भेज दिया गया था, क्योंकि उसने जो फ़र्स्ट डिसओबीडियंस की थी, सबसे पहली जो नाफरमानी की थी, उस वजह से जो उसका फॉल हुआ था वही इस पोइम का बेसिक थीम है। जब ये पोइम लिखी जा रही थी तो उस वक़्त सिविल वार भी हुई थी, जो कि इस पोइम को लिखने का एक बाइस बनी। जॉन मिल्टन 1652 में ब्लाइंड हो गया था और उसकी सेकंड वाइफ जिसका नाम कैथरीन वुडकॉक था उसकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद उसकी एक इन्फेंट डॉटर थी, यानी उसकी जो शीर ख्वार छोटी बच्ची थी, उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। ये 3 तरह की ट्रेजिडीज़ उसकी ज़िंदगी में आई और उसके बाद जो सिविल वॉर थी ये भी इस पॉइम को लिखने का बाइस बनी। मिल्टन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यानी 1658 में इस पॉइम को लिखना शुरू किया और तकरीबन 1663 में ये पॉइम कंप्लीट हुई। इस पॉइम में जॉन मिल्टन ने अपना ग्रैंड स्टाइल इस्तेमाल किया है और इस पॉइम का फर्स्ट वर्जन 1667 में पब्लिश हुआ, जो कि 10 बुक्स पर कंसिस्टेड था, जिनकी तकरीबन 10,000 लाइन्स थी। उसके बाद इसका सेकंड एडिशन 1674 में पब्लिश हुआ, जो कि 12 बुक्स पर कंसिस्टेड था। ये पॉइम अपने प्रोलॉग के साथ स्टार्ट होती है, जिसमें पोइट म्यूज़ यानी उस देवी से इंस्पिरेशन मांगता है जो कि पोइट्री की देवी कंसीडर की जाती है, कि मुझे इंस्पायर करो ताकि मैं एक अच्छी पॉइम लिख सकूं और मेरा मकसद है कि मैं इंसान पर खुदा के रास्तों को आश्कार कर सकूं। ये बेसिकली एक एपिक पॉइम है और इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एपिक एक ऐसी पॉइम को कहते हैं जो कि बहुत लंबी होती है और उसमें ग्रैंड स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो थीम है वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और ब्लैंक वर्स एक ऐसी पॉइम को कहते हैं जिसमें मीटर तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें राइम स्कीम को यूज़ नहीं किया जाता। इस पॉइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है और ये वर्जिल की एनीट के स्टाइल पर लिखी गई है। उसके बाद अगर हम इस पॉइम की टोन को देखें तो इसकी लॉफ्टी, यानी इसका मतलब है कि बहुत ही आला, ट्रेजिक और फॉर्मल टोन है। और इस पॉइम का अगर हम टाइम देखें तो ये इंसान के इस ज़मीन पर आने से पहले के वक्त पर लिखी गई है। उसके बाद इस पॉइम में जिन जगहों का जिक्र किया गया है उसमें हेवन, पैराडाइज जिसे गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है, उसका जिक्र है। क्योस है, अर्थ और हेल वो प्लेसेस हैं जिनका इस पॉइम में जिक्र किया गया है। अगर हम इस पॉइम के प्रोटैगोनिस्ट को देखें तो एडम इसका प्रोटैगोनिस्ट है और सैटर्न और इसके साथ साथ जो बाकी फॉलन एंजल्स थे वो इस पॉइम के एंटैगोनिस्ट हैं। प्रोटैगोनिस्ट हीरो को कहते हैं और एंटैगोनिस्ट विलेन को कहा जाता है। ये पॉइम मेडियास्ट्रेस से शुरू होती है। मेडियास्ट्रेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी पॉइम को बिल्कुल दरमियान से शुरू किया जाता है, यानी जो वाक़या बयान करना मकसूद होता है उस वाक़या के बिल्कुल दरमियान से पॉइम को शुरू किया जाता है। इस टेक्निक को मेडियास्ट्रेस कहा जाता है। इस पॉइम में पोइट ने 2 तरह के नैरेटिव्स को इस्तेमाल किया है। फर्स्ट नैरेटिव उसने सैटर्न यानी लूसीफ़र की शक्ल में हमारे सामने रखा है और जो उसका दूसरा नैरेटिव है उसे एडम और ईव की शक्ल में हमारे सामने बयान किया है। ये पोइम
उस वाक़या से शुरू होती है जब सैटर्न यानी जिसका नाम लूसीफ़र था उसे और तमाम जितने भी फ़ालन एंजल्स थे उनको खुदा ने जहन्नम में धकेल दिया था, जिसे इस पोएम में टार्टस कहा गया है, जो कि दोज़ख में एक आग से बनी हुई झील थी। जब खुदा ने लूसीफ़र और तमाम फ़ालन एंजल्स को उस जहन्नम में धकेल दिया तो उस पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और उन्होंने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि हम खुदा से अब अपनी इस ज़िल्लत का बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि मौत उनके नसीब में नहीं थी। अब उनको हमेशा की ज़िंदगी मिल गई थी और ये तमाम ज़िंदगी उन्होंने जहन्नम में ही यानी हेल में ही स्पेंड करनी थी। इस वजह से वो रिएक्टिव हो गए थे और खुदा के ख़िलाफ़ वो यानी गॉड के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़ यानी साजिशें करना शुरू हो गए थे। सैटर्न और जो इसके एंजल्स थे ये तमाम बहुत ही नेक और परहेज़गार यानी पॉइस एंजल्स थे, लेकिन जब एडम को क्रिएट किया गया तो उन्होंने इसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम खुद एंजल्स हैं, इसलिए हम मैन के सामने बो डाउन नहीं कर सकते, हम इसके सामने झुक नहीं सकते। इस वजह से उन्हें जन्नत से निकाल कर जहन्नम की तरफ धकेल दिया गया, क्योंकि सैटर्न का ये मौक़िफ़ था कि बेटर टू रीन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, कि जन्नत में किसी की खिदमत करने की बजाय बेहतर है कि जहन्नम में रहकर अपनी हुकूमत कायम कर ली जाए। उसके बाद जो लूसीफ़र था उसने जब जन्नत को देखा, पैराडाइज़ को देखा, हेवन को देखा, तो वो वहाँ पर तमाम सहूलियात और खुदा की नेमतों को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत ज़्यादा मायूस हो गया। इसलिए जब उसने हेवन में एडम और ईव को देखा तो उनको जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी उससे वो बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करने लगा और उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैं इस एडम और ईव को इस पैराडाइज से निकाल कर ही दम लूँगा। उसके बाद हेल जो है यानी जो जहन्नम है उसका कैपिटल पेंडेमोनियम है। वहाँ पर सैटर्न एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करता है जिसमें इसके तमाम फॉलोअर्स आते हैं, जिनमें मैमन, बेल्ज़ेबब, बेलियल और बेलियल और मोलोक शामिल थे। लेकिन जो बेल्ज़ेबब है वो इसकी टीम का कमांडर इन चीफ़ है, वो इसका लेफ्टिनेंट है, इसलिए उसकी राय को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जब तमाम फ़ालन एंजल्स बेल्ज़ेबब और लूसीफ़र की सरबराही में मीटिंग कर रहे थे तो उस वक़्त यही मौजू ज़ेर बहस था कि एडम और ईव को किस तरह से जन्नत से निकाला जाए और किस तरह से खुदा से बदला लिया जा सके। हालांकि ये ताकत उन्हें खुदा ने ही दी थी। इसे थियरी ऑफ परमिसिबल ईवल भी कहा जा सकता है, यानी खुदा ने खुद ही इनको इतनी ताकत दी थी कि वो जिस हद तक चाहें अपनी ज़ोर आजमाई कर सकें और उसके बाद खुदा को ब्लेम ना दे सकें कि तुमने हमें ताकत नहीं दी थी और अगर तुम हमें ताकत दे देते तो हम तुम्हारे सामने जंग कर सकते थे। इसलिए खुदा ने उनको आजमाने के लिए कुछ ताकत दे दी थी जिसे थियरी ऑफ परमिसिबल ईवल का नाम दिया जाता है। जब सैटर्न यानी लूसीफ़र तमाम फ़ालन एंजल्स के साथ मीटिंग कर रहा था तो उस डिबेट के एंड पर यह फ़ैसला किया गया कि खुदा ने एक नया प्लैनेट क्रिएट किया है जिसका नाम अर्थ है, जो कि ज़मीन है, और खुदा की सबसे ज़्यादा प्यारी और पसंदीदा मखलूक जो है वो इंसान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस गार्डन ऑफ ईडन से इन्हें निकाल कर उस ज़मीन पर भेज दें। उसके बाद जो लूसीफ़र है वो ज़मीन को विज़िट करने का प्लान करता है। रास्ते में इसे उसके दो बच्चे मिलते हैं, एक उसकी डॉटर है जिसका नाम सिन है। उस सिन के साथ इसने सेक्स किया जिसके नतीजे के तौर पर इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम डेथ था। यानी सिन इसकी डॉटर थी जिसे इसने अपनी वाइफ की जगह पर इस्तेमाल किया और अपनी बेटी से सेक्स करने के नतीजे में इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम डेथ था। ये दोनों ही इसके बच्चे थे। जब सैटर्न ने इनके सामने अपना प्लान रखा तो इन दोनों बच्चों ने जहन्नम से लेकर यानी हेल से लेकर ज़मीन तक एक ब्रिज बना दिया, एक पुल बना दिया ताकि सैटर्न इससे ट्रैवल कर सके। उसके बाद सैटर्न ने इस ज़मीन का विज़िट किया। जैसे ही सैटर्न ने ज़मीन का विज़िट मुकम्मल किया तो खुदा को पहले से ही मालूम था, इसलिए खुदा ने अपने तमाम फरिश्तों के सामने और एडम और ईव के सामने प्रोफेसाई कर दिया, एक पेशीन गोई कर दी कि एक अपहीवल होने वाली है, एक बहुत ही बुरा वाक़या होने वाला है। इसलिए एडम और ईव को बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ेगा। वो जहाँ चाहें जा सकते हैं लेकिन जो फॉरबिडन ट्री है उस पर से एप्पल को ना खाएं। एक ऐसा दरख्त है जिस पर फ्रूट ऑफ नॉलेज उगा हुआ है। वो जो एप्पल है वो बेसिकली फ्रूट
ऑफ नॉलेज है उससे सिर्फ परहेज़ करना उनका फ़र्ज़ है। उसके बाद गॉड ने राफेल नामी एक फ़रिश्ते को ये हुक्म भी दे दिया था कि वो एडम और ईव को भी सैटन के इस तमाम प्लानिंग से आगाह कर दे। और दूसरी तरफ जो सैटन था वो ज़मीन का विज़िट करना चाह रहा था, लेकिन ज़मीन का जो गार्डियन था उसका नाम यूरियल था, उसने इसे जाने से रोक दिया। लेकिन इसने एक चैरब यानी एक फ़रिश्ते का रूप धार लिया और यूरियल को धोखा देकर ज़मीन पर उतर आया। ज़मीन का विज़िट करने के फ़ौरन बाद सैटन हेवन में एंटर हुआ, जहाँ पर इसने एडम और ईव को फ्रूट ऑफ नॉलेज के बारे में डिस्कशन करते हुए सुना। सैटन बहुत ज़्यादा जेलस था एडम और ईव से, क्योंकि वो इनके सामने झुकना नहीं चाहता था। वो बेसिकली ख़ुद भी एक एंजल रहा था, और जब वो एडम के सामने नहीं झुका था तो इस पर उसे जन्नत से निकाल दिया गया और 3 दिन तक उसने दूसरे एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा फ़ाइट की, जिसके नतीजे के तौर पर गैब्रिएल और माइकल ने, इन दोनों एंजल्स ने सैटन को डिफ़ीट दे दी, उसे शिकस्त खुर्दा कर दिया। जब सैटन ने एडम और ईव को उस ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हुए सुना कि अगर वो इस फल को खा लेंगे तो सज़ा के तौर पर उनको डेथ दे दी जाएगी, उन्हें मौत दे दी जाएगी, तो उस पर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसने इन दोनों को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी। जो गैब्रिएल एंजल था उसने सैटन को पैराडाइज़ में दाखिल ना होने दिया, क्योंकि जो अर्थ का गार्डियन एंजल था जिसका नाम यूरियल था वो उसे सैटन के चैरब के रूप में आने के बारे में ऑलरेडी आगाह कर चुका था। इसलिए अब गैब्रिएल जो एंजल था वो पैराडाइज़ का मुहाफ़िज़ था, उसका गार्डियन था, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया और उसने सैटन को पैराडाइज़ में आने से रोके रखा। लेकिन सैटन जल्द ही एक सरपेंट यानी एक सांप के रूप में जन्नत में दाखिल हो गया और उसने ईव को बहुत ज़्यादा वरगलाने की कोशिश की। सबसे पहले तो उसने उसकी ब्यूटी की, उसकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा तारीफ़ व तहसीन की। उसके बाद उसने उसे ये लालच दिया कि अगर वो फॉरबिडन ट्री जो है, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है यानी जो एप्पल है, अगर वो उसे खा लेगी तो वो ख़ुद एक बहुत बड़ी गॉडेस बन जाएगी। उसके बहकावे में वो आ गई और उसने उस एप्पल को खा लिया। उसके बाद चूँकि एडम जो था वो ईव के बगैर नहीं रह सकता था, एडम को इस बात का इल्म था कि उस फल को खा लेने की वजह से उन्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा, इसलिए एडम कभी भी ईव के बगैर नहीं रह सकता था। इसलिए उसने उस फल को ख़ुद भी खा लिया कि जब भी ईव को सज़ा मिले तो एडम भी उसके साथ ही उस सज़ा को भुगतेगा, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। जब उन दोनों ने उस फल को खा लिया तो उसके बाद उन्होंने सेक्स किया और वो सो गए, और सोते हुए ईव ने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। ख्वाब से बेदार होने के बाद जो माइकल एंजल था उसे खुदा ने ऑर्डर दे दिया कि वो एडम और ईव जो हैं इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दें। इस पर दोनों यानी एडम और ईव बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए, लेकिन अब ज़मीन पर ही सुकूनत इख्तियार करना इन दोनों का मुकद्दर बन गया था। दूसरी तरफ जो सैटन था वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने ये बात अपने तमाम फॉलन एंजल्स के साथ शेयर की और इस पर तमाम फॉलन एंजल्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद जो गॉड का सन है यानी जो खुदा का बेटा है, उसने एडम और ईव के लिए और बाकी तमाम इस जुर्म में मुलव्वस लोगों के लिए सज़ाएँ तजवीज़ करना शुरू कर दी। उसने ये सज़ा तजवीज़ की कि जो ईव है वो इस गुनाह के बदले में बच्चे पैदा करेगी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, और जो एडम है वो सारा दिन अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और उसे बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, बल्कि उसे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़ी कमाना पड़ेगी, इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सैटन है वो चूँकि सरपेंट के रूप में आया था, इसलिए वो सारी ज़िंदगी अब ज़मीन पर क्रॉलिंग करता रहेगा, ज़मीन पर ही रेंगता रहेगा। और जो एनिमल्स हैं वो बीस्ट हो जाएंगे, दरिंदे हो जाएंगे और वो इंसान के दुश्मन बना दिए जाएंगे। इससे पहले तमाम जानवर इंसानों के ताबे थे, लेकिन अब इस वाक़या के बाद वो तमाम जानवर इंसान के वहशी दुश्मन बन जाएंगे और तमाम फॉलन एंजल्स को अगली मॉन्स्टर्स बना दिया जाएगा, यानी उनकी शक्लें बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दी जाएंगी। उसके बाद पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी की पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। उसके बाद गॉड के एक प्रॉफिट आएंगे जिनका नाम नूह होगा, वो एक बोट बनाएंगे, एक कश्ती बनाएंगे, जो लोग उसमें सवार हो जाएंगे सिर्फ वही बच पाएंगे, और जो लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे वो तमाम लोग तबाह हो जाएंगे। और उसके बाद एंड पर जीसस क्राइस्ट आएंगे और जो इंसान ने गुनाह किया था फॉरबिडन ट्री से,
फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था, उस एप्पल को खा लिया था, उसकी कंपनसेशन के लिए, उसका मदावा करने के लिए, तमाम इंसानियत की, तमाम ह्यूमैनिटी की सेविंग के लिए, इन्हें रेस्क्यू करने के लिए जीसस क्राइस्ट खुद आएंगे ज़मीन पर और वो अपने आप को क्रूसीफाई करके स्लीप पर चढ़ के पूरी इंसानियत के गुनाहों का मदावा करेंगे, कंपनसेशन करेंगे। इस पोएम के साइनॉप्सिस को डिस्कस करने के बाद अब हम इस पोएम की बुक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसकी फ़र्स्ट बुक है ये टोटल 798 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। बुक 2 1055 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। बुक 3 742 लाइन्स पर। बुक 4 1012। बुक 5 907। बुक 6 912। बुक 7 640 लाइन्स पर कंसिस्टेड है, जो कि इस पोएम की शॉर्टेस्ट बुक है, यानी सबसे छोटी बुक है। बुक 8 653 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। बुक 9 1189 लाइन्स पर कंसिस्टेड है और ये इस पोएम की लॉन्गेस्ट बुक है। उसके बाद बुक 10 1085 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। बुक 11 913 और बुक 12 649 लाइन्स पर कंसिस्टेड है। उसके बाद पैराडाइज रीगेन जो है वो इसी पोएम का सीक्वल है, जो कि 1671 में लिखी गई, जिसमें इंसान ने उस पैराडाइज़ को किस तरह से रीगेन किया उसका जिक्र किया गया है कि इंसान ने अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर खुदा से किस तरह से माफ़ी मांगी और उसने इस जन्नत को दोबारा अपने लिए कैसे हासिल कर लिया, ये इस बुक में बयान किया गया है। उसके बाद अगर हम इस पोएम में यूज़ होने वाले कैरेक्टर्स को देखें तो इसमें गॉड का कैरेक्टर है जो कि फ़ादर है। उसके बाद उसका सन है यानी जीसस क्राइस्ट है। एडम का कैरेक्टर है। ईव का कैरेक्टर है। सैटन यानी लूसीफ़र का कैरेक्टर है। बिल्ज़ेबब ये लूसीफ़र का एक साथी है। राफेल ये भी एक एंजल है। माइकल भी एक एंजल है। उसके बाद सिन और डेथ ये दो बच्चे हैं सैटन के, उनका जिक्र किया गया है। उसके बाद यूरियल का जिक्र किया गया है जो कि गार्डियन ऑफ अर्थ है। उसके बाद एब्डियल का जिक्र किया गया है और माइकल का जिक्र किया गया है। एब्डियल और माइकल ये दोनों भी फरिश्ते थे। एब्डियल जो है उसने पहले तो सैटन को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के बाद वो दोबारा तौबा करके पलट आया था। और जो माइकल है वो तमाम आर्क एंजल्स का चीफ था। आज के लेक्चर में हमने इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक 1 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ बुक 1 में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।